बताती है कि आपने बड़ा एक सही सवाल पूछा कि ज्यूज इतने पावरफुल क्यों हुए। असल में अगर आप देखें मिडिल एजेस में, मैं 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। ज्यूज की हालत बहुत दयनीय थी। तिरस्कृत किए जाते थे क्योंकि उनका मेन इमेज ये थी कि मनी लेंडर्स हैं, तो पैसा देते हैं 100 रुपया और वसूल करते हैं 500 रुपए, और जी। येन के इन प्रकार वसूल करते हैं। लेकिन क्या हो गया मैं बताता हूं, इनके प्रति जो भावना थी 1890 1910 के आसपास की बात कर रहा हूं। दुनिया में सारे देश ज्यूज से मोरलेस परेशान थे, क्या रूस, क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या जर्मनी। इन सब देशों से वो इस फिराक में थे कि ज्यूज को कैसे, क्योंकि वो ज्यूज से बहुत परेशान थे। ज्यूज की मैं आज के ज्यूज की नहीं बात कर रहा, मैं 1870 1890 के ज्यूज की बात कर रहा हूं। जी। ये लोग कभी भी जहां जाते थे वहां लोकल समुदाय के साथ एसिमुलेट नहीं होते थे, अपने घेटोज में रहते थे, और ज्यादातर थोड़ा सेल्फिश तो नहीं करूंगा लेकिन व्यापारिक लोग थे। व्यापार करते थे कि एक पैसा लगाया कैसे 3 पैसा निकालें, तो इनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। तो एक सोशल समस्या डेवलप हो गई थी 1910 1920 तक। सोशल समस्या थी कि जर्मनी, ना सिर्फ जर्मनी, हिटलर के पहले की बात कर रहा हूं, तब से भावना थी। रशिया से, इंग्लैंड से, यूरोप के देशों से, अमेरिका से वो सोच रहे थे कि ज्यूज को कैसे भगाया जाए। उनको ना एक बड़ा, इस नेगेटिव उद्देश्य का उनको एक बड़ा पॉजिटिव सोल्यूशन मिल गया। वो है कि इन्होंने बोला ऐसा करते हैं कि जो जब तुर्की हार गया प्रथम विश्व युद्ध में और ऑटोमन अंपायर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो अलग अलग बांट लिया, बंदर बांट हो गई। लेबनान को दे दिया फ्रेंच मैंडेट में, फिलिस्तीन को दे दिया गया ब्रिटिश मैंडेट में। तो उनको उसमें एक जवाब नजर आ गया कि इन गंदे, मैं एक्चुअली बता रहा हूं, शोधकर्ताओं ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर आप भी लंदन के किसी भी नामी ग्रामी विश्वविद्यालय में जाके शोध पत्र निकालेंगे 1910 का, 1920 का, कि इन गंदे ज्यूस से पीछा छुड़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। सोशल साइंस लिटरेचर में लोग ऐसे पेपर लिखते थे कि इनको उठा के फेंक दो इजराइल में, पीछा छुड़ाओ इनसे। अमेरिका में भी इस तरह की एक भावना थी। तो उन्होंने कह दिया ज्यूज हम तुम्हें प्रॉमिस लैंड में ले जाएंगे। प्रॉमिस लैंड उनको मिल गया, तुर्की टूट गया, ऑटोमन एम्पायर टूट गया, ब्रिटिश मैंडेट में ये था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश कमजोर हो गए, अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें। ठीक ऐसे टाइम पर दो चीजें हुई। मैं 1950-60 की दशक की 40 की बात कर रहा हूं, 1940 के दशक की बात कर रहा हूं। जी जी। एक पता लगा यहां कच्चा तेल है, वहां कच्चा तेल है, यहां कच्चा तेल है। मैं पश्चिम एशिया की बात कर रहा हूं। ये अमेरिकन लोग क्योंकि ग्लोब उल्टा देखते हैं, हमारी तरफ देखते हुए, पूरब की तरफ देखते हुए, वो बोलते हैं मिडल ईस्ट। सब जगह यहां कच्चा तेल, वहां कच्चा तेल, यहां कच्चा तेल होने का बॉस, वहां पे एक थानेदारी के लिए कोई चाहिए, अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए इजराइल। तो ज्यू मजबूती मिल गई कि अमेरिका ने देखा कि इजराइल मेरा चौकीदार रहेगा यहां पर। ये 40 के दशक की बात है। तो उन्होंने कहा वहां बस जाओ। सेकेंड चीज जो जूस के फेवर में चली गई वो ये था कि जब रशिया ने पश्चिम एशिया में घुसना शुरू किया, तो ये 60 के दशक 70 दशक की बात है, अमेरिका में बड़ी चिंता हुई कि पश्चिम एशिया में रूस का इंफ्लुएंस कैसे कम किया जाए। तो आपको एक स्थिरता चाहिए ना, एक जगह चाहिए जहां से आप रूस के खिलाफ अपनी स्पाई एजेंसीज को चला सके, अपने फाइनेंशियल मिशंस को चला सके, अपने डिप्लोमेटिक कैडर को भेज सकें रूस के पश्चिम एशिया में। तो जी उनको जी। इजराइल एकदम रेडीमेड पका पकाया मिल गया। उनको तो 2 मिनट के मैगी नूडल भी नहीं बनानी पड़ी, इजराइल रेडीमेड था जहां से अमेरिका एंटी रशियन कार्रवाइयों को अंजाम देना है। सीरिया, इराक, लीबिया, मिस्र, आप नाम लीजिए। तो अमेरिका ने धड़ाधड़ हथियार देने शुरू कर दिए। अब देखिए
हम कहते हैं कि 1967 के युद्ध में इजराइल जीत गया, 6 डेज वॉर। हम कहते हैं कि 1973 के युद्ध में इजराइल जीत गया, यौम किपुर वॉर। उसके बाद 1982 में युद्ध हुआ, इजराइल जीत गया। क्यों जीता? क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को ये हथियार दिए थे लड़ने के लिए। किससे? ईरान से लड़ने नहीं दिए थे। 50 के दशक में, 60 के दशक में अमेरिका ने जब इजराइल की एयरफोर्स को बेहतरीन फाइटर विमान देने शुरू किए, बेहतरीन टैंक देने शुरू किए, इजराइल को अमेरिका उस वक्त प्रॉप अप ईरान के खिलाफ नहीं कर रहे थे। इजराइल को अमेरिका ये हथियार दे रहा था कि वो मिस्र से लड़ सके, अपने को बचा सके, लेबनान से लड़ सके, जॉर्डन से लड़ सके। देखिए 1967 1973 जॉर्डन ने भी हमला किया था इजराइल पर। ये तो बाद में ये सारे देश आस्ते आस्ते रूस के प्रभुत्व से बाहर निकल गए और अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए। तो अब इजराइल जो है वहां पे एक लोकल दबंग बन गया। हथियार बहुत है, अब उस हथियार का इस्तेमाल अल-सीसी के खिलाफ तो करना नहीं है, लेबनान के खिलाफ करना नहीं है। जॉर्डन का किंग साहब अब्दुल्ला तो वो तो हर रोज पिकनिक मनाते हैं अमेरिका में। तो इन हथियारों का क्या किया जाए? अमेरिका को रेडीमेड मिल गया कि इन हथियारों के बलिए वो ईरान के अंदर कुछ कर सकता है। 1979 के बाद उन्होंने यही किया जी। और मेरा जो सवाल था देवनाथ सर, मैंने तेजावत जी से भी पूछा था वो सवाल पूछने का मेरा उद्देश्य यही था कि बार बार ये बात उठती है कि अमेरिका में जो यहूदी एक लॉबी है वो बहुत मजबूत है। कोई भी राष्ट्रपति बन जाए उसे यहूदियों के इजराइल के पक्ष में ही काम करना पड़ेगा, उनका बचाव करना पड़ेगा हर हाल में। ऐसा हम सुनते आ रहे हैं और होता भी ऐसा ही है। तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि 5 से 6 मिलियन अनुमानित आबादी बताई जाती है कि अमेरिका में होगी यहूदियों की। इजराइल के बाद सबसे ज्यादा अमेरिका में ही रहते हैं। लेकिन इतनी कम आबादी होने के बावजूद इन्होंने अमेरिका में इतना ज्यादा अपना दखल बना लिया है कि वहां के राष्ट्रपतियों को मजबूर होना पड़ता है इनके हित में ही रहने के लिए। देखिए, हमें से जो समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, ये एक चिर हजारों साल से ये ज्ञात था समाजशास्त्रियों को। अभी भी आप प्रेजेंट इक्विवेलेंट कंटेक्स्ट में आता हूं। कुछ तादाद में पंजाब के लोग, मैं खालिस्तान शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, कुछ तादाद में पंजाब से सिख चले गए थे 80 और 90 के दशक में जरा लोकल उससे कनाडा। आज की तारीख में कुछ लाख, 8 लाख सिख जो हैं कनाडा की पॉलिटिक्स में हावी है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करते हैं वहां पर। चंदा चाहिए ले लो, वोट चाहिए ले लो। गुरुद्वारों में जाते हैं, सडनली वो जस्टिन ट्रूडो बोलेंगे भाई कल 10,000 सिख सड़क पर आ जाओ, आ जाते हैं। ये एक फिनोमिना है, ये एक फिनोमिना है कि कुछ लोग जब दूसरे देशों में जाके बस जाते हैं तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस उनका होता है अपने नंबर्स के हिसाब से। अभी देखिए, फिर से नाम नहीं लूंगा, एक धर्म विशेष के समुदाय के लोग हैं, इंग्लैंड में चले गए। और इंग्लैंड की जो लोकल पॉलिटिक्स है, चाहे लंदन की पॉलिटिक्स हो या इंग्लैंड की, वो धर्म विशेष के लोग जितना नंबर नहीं है उससे ज्यादा डोमिनेटिंग रोल वहां प्ले कर रहे हैं इंग्लैंड में। तो इसी तरह से ज्यूज जो अमेरिका में गए हैं, धनाढ्य गए हैं, मेहनती तो होते हैं, व्यापारी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और उनके यहाँ बड़ा क्लियर है, डेमोक्रेट चंदा मांगने आते हैं $1,000 दे देते हैं, रिपब्लिक चंदा मांगने आते हैं, सेम बंदा उसको भी $1,000 दे देता है। तो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। भारत में भी 1-2 कम्युनिटी है जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में जाके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, हमारे गुजराती भाई, हमारे मारवाड़ी भाई, सिंगापुर चले जाइए, अबू धाबी चले जाइए। देवनाथ साहब, बड़ा कंपैरिजन किया जाता है कि जो जैसे भारत में जैसे ब्राह्मण बहुत स्ट्रांग रहे, सबसे ज्यादा संपत्ति वाले रहे, वैसे ही कंपैरिजन किया जाता है कि जूस जो है वो अमेरिका के ब्राह्मण्स की तरह है या अमेरिका में ब्राह्मण्स की तरह है। देखिए, ज्यूज को काफी सारे एडवांटेज हैं। एक तो एक शब्द अंग्रेजी में होता है कि घेटोइज्म। उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो अपने अलग से रहते हैं। ये दुनिया में काफी सारी कम्युनिटीज में है कि वो जब अपने बच्चों का ब्याह करना होता है, कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों का ब्याह अपनी कम्युनिटी के अंदर ही करते हैं। भारत में भी ऐसी कम्युनिटीज हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा।
तो होता क्या है कि इसीलिए उन्होंने अपना जो अस्तित्व है और अपनी जो एक आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको बरकरार रखा है। दूसरी बात है, वो हमेशा से ही धनाढ्य जब रहे हैं। जब ज्यूज माइग्रेट हुए अमेरिका को, आज से 200 साल पहले, आज से 100 साल पहले, द्वितीय विश्व युद्ध तक ज्यूज यूरोप के देशों से अमेरिका में जाके बसते रहे। वो वेलकम क्यों है? क्योंकि जितने लोग आए थे सब जेब में या तो उद्यमी में थे, या उनके पास एक स्पेसिफिक ज्ञान था, या उनके पास पैसे थे। तो वहां पे वेलकम थे, और इन्होंने इस चीज को अभी तक बरकरार रखा हुआ है। अमेरिका की पॉलिटिक्स में ज्यूज इन्फ्लुएंशियल है। अभी हम पिछले 1 दशक से दे रहे हैं कि वहां पे दूसरे धर्म के लोग, अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो तो न्यूयॉर्क के मेयर बन गए जी। तो ये एक हम में से जो भी ह्यूमन माइग्रेशन को स्टडी करता रहा है, हम जानते हैं ये सदियों से होता रहा है। और आपको अगर एक अनुमान ही पूछा जाए, संभावना ही पूछी जाए, तो कब तक ये यहूदी लोग, आपको लगता है कि वैसे ही वर्चस्व उनका बना रहने वाला है अमेरिका में? मतलब कुछ हो सकती है समय सीमा कि एक समय आए कि जब लगे कि नहीं, अब अमेरिका पीछा छुड़ा लेगा इजराइल से और बोलेगा कि खुद ही देखो अपना, हम तो तुम्हारे पीछे नहीं रहेंगे हमेशा। हाँ, देखिए, अब वजह बदल गई है। वजह इसलिए बदल गई है कि अमेरिका को पता लग गया है कि देखिए, अमेरिका पूरे दुनिया में ना 2-4 देशों को रखता है। अमेरिका ने जापान को और साउथ कोरिया में वहां क्यों रखा हुआ है? पूर्वी एशिया में पैसिफिक रिम, पश्चिम पैसिफिक रिम में अपना दबदबा बनाने के लिए पाला हुआ है। जापान को पाला हुआ है, दक्षिण कोरिया को। इसी तरह से अमेरिका इंग्लैंड को पाल रहा है ताकि यूरोप के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस, दबदबा बना सके। इसी तरह से पश्चिम एशिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अब ज्यू वाला फैक्टर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा गौण हो गया है। अब यह हो गया है कि इजराइल चाहिए, तो क्योंकि उसकी जियोग्राफिक लोकेशन नक्शे में ऐसी है कि वहां से वो भूमध्य सागर को कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, इजराइल में जो भी सरकार होगी, चाहे हिंदुओं की सरकार बन जाए कल इजराइल में, जी जी, कल आप और मैं जाके वहां सरकार बना लेंगे इजराइल में, अमेरिका के लिए उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा वो, क्योंकि वहां से भूमध्य सागर कंट्रोल कर सकते हैं, लाल सागर को कंट्रोल कर सकते हैं, सुएज कैनाल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मोदी जी डरा रहे हैं कि हम आईमैक बना लेंगे, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बना लेंगे। अब तो अमेरिका चाहता है कि इजराइल उनके साथ रहे, ताकि अगर भारत से लेकर यूरोप तक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाए तो उसमें एक असली कड़ी इजराइल है। तेल अवीव का बंदरगाह, जी जी, हाइफा बंदरगाह। तो उनकी जियोग्राफिक पोजीशन ऐसी है कि अमेरिका को अब इजराइल की जरूरत है। ज्यूस वाला फैक्टर अब गौण हो गया है, वो अब दशकों पीछे छूट गया है। जी चलिए सर, अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, रशिया की एंट्री नजर आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूं कि ये हुआ क्या है। एलेक्सी लिखाशेव, और ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ रोसाटेम स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन रशिया के, और ये 2016 से वहां है। अब इन्होंने क्या बोला है, रशिया ने इनडायरेक्टली ये दे दिया है कंफर्मेशन कि अटैक होने वाला है। और मैं आपको बता रहा हूं क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो अभी मैंने आपको नाम बताया, एलेक्सी लिखाशेव, रोसाटेम के चीफ, उन्होंने कहा है वी होप that US and Israel will preserve the security of Bushehr nuclear power plant. Russia's Rosatom chief stated they hope that US and Israel uphold commitments to Bushehr nuclear plant. It is an indirect confirmation कि अटैक होने वाला है। अब ये उसके होने के जस्ट बाद अभी अब ट्रंप क्या कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूं सर, फिर हम आपकी प्रतिक्रिया और इसका मतलब क्या होता है ये समझेंगे। IDF इंटेल चीफ, सऊदी डिफेंस मिनिस्टर, दे आर इन DC, Washington DC for talks with US on potential strikes. These are the reports from Times of Israel, sir. Trump is weighing nuclear strike on Iran. न्यूक्लियर डिस्कशन फेल हो चुके हैं, ये कहा जा रहा है, न्यूक्लियर डिस्कशन फेल हो चुके हैं। ट्रंप जी जो है अब वो स्ट्राइक का सोच रहे हैं रशिया
प्रिपेयर्ड है, वो अभी बोल रहे हैं कि ये स्ट्राइक आप ना करें, आप कर तो दीजिएगा स्ट्राइक, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाइएगा जो पूरी सिचुएशन होने वाली है। आप कैसे एनालाइज करेंगे इसको? जी हाँ, जाहिर बात है, इशारा उनका सही है, लेकिन देखिए अभी सऊदी को क्यों लेके गए हैं वॉशिंगटन डीसी, इजराइल भी वहां अटेंडेंस में है, क्योंकि गल्फ के जो देश हैं, ओमान, कुवैत, अबू धाबी, यूएई, कतार, सऊदी, इन्होंने बोल दिया कि इनकी जमीन का इस्तेमाल, यानी जमीन पे जो अमेरिकन बेसेस हैं उनका इस्तेमाल और इनके आसमान का इस्तेमाल, एयर स्पेस का इस्तेमाल वो नहीं करने देंगे ईरान के खिलाफ। अब सबसे बड़ा एयर स्पेस सऊदी का है। अगर हम नक्शा देखें, लाल सागर में जो भी अमेरिकन डिप्लॉयमेंट है, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो या हवाई जहाज हो, सऊदी के यहाँ पर भी है, वो कैसे ईरान तक जाएंगे, क्योंकि सऊदी बोल रहा है मेरे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। तो उनको वहां ले गए हैं ये समझाने के लिए कि भाई नाराज मत हो, नाराज मत हो। सऊदी एयर स्पेस चाहिए अमेरिकन और इजरायली स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप हमला कर देंगे? देखिए 28 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक दुनिया के सबसे प्रसन्न व्यक्ति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि ईरान के अंदर बहुत ज्यादा घमासान हो रहा था। ईरान के अंदर हर रोज लग रहा कि आयतुल्लाह खान खुमैनी के घर में ये प्रदर्शनकारी आज घुसे कल घुसे, बसों में आग लग रही थी, सरकारी इमारतों पर हमला हो रही थी जी। और 14 तारीख 15 तारीख जनवरी की डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि मैं और इजराइल में थोड़ा सा बाहर से पुश करता हूं और अपने अंदरूनी गड़बड़ियों की वजह से, अंदरूनी विद्रोह की वजह से बाहर से थोड़ा सा पुश करेंगे, थोड़ी बमबारी करेंगे तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, आयतुल्लाह खुमैनी देश छोड़ के भागने के लिए विवश हो जाएंगे, रशिया चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद अचानक कुछ हो गया। 18, 19, 20 जनवरी के आसपास अगर देखें, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इन प्रदर्शनकारियों पर आस्ते आस्ते कब्जा कर कंट्रोल पा लिया और आज की तारीख में ज्यादातर प्रदर्शनकारी अपने घरों को लौट गए हैं। तो इससे ट्रंप पिछले 4 दिन से बहुत उदास हैं, क्योंकि ट्रंप जो ये हथियार और समुद्री बेड़ा जमा कर रहे थे वो बाहर से हल्का सा धक्का देने के लिए कर रहे थे। अगर आप देखें पिछले 1 दिन से ट्रंप साहब की लैंग्वेज बदल गई है। अब वो सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो आयतुल्लाह खुमैनी को टॉपल करने की बात नहीं कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम आयतुल्लाह खुमैनी से बात करेंगे, ईरान राजी हो जाए बात करने के लिए, ईरान की प्रेजेंट रिजीम, तो हम बात करेंगे कि एटम बम ना बनाए। यानी अमेरिका ने ऑलरेडी एक कदम पीछे ले लिया है। अब अमेरिका सत्ता परिवर्तन की आशा को खो चुका है, क्योंकि ईरान के अंदर ठंडा पड़ गया सब माहौल। अमेरिका अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर, बॉम्ब, ये सब देकर ईरान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान बातचीत। अब ईरान ने तो बहुत कह दिया है जो वो पिछले। लेकिन ये रशिया के स्टेटमेंट को कैसे देखेंगे? अगर रशिया ये बोल रहा है तो एक तरीके से लग रहा है कि संकेत है, उनको आइडिया मिल चुका है कि अटैक होने वाला है। होते हैं वो हमेशा थोड़ा ज्यादा जोशीले होते हैं, और क्योंकि रशिया ईरान का समर्थन करता है और रशिया अमेरिका के विश्वव्यापी प्रसार से खुश नहीं है जी। तो ऐसा वाला बयान देकर वो थोड़ा उत्तेजित बयान तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा कहते हैं ना, बयान थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा सा हल्का सा फूंक मार के बयान दे रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियर डील तो पक्का फेल होगी देवनाथ साहब। न्यूक्लियर डील या जो बातें ये कर रहे, ये तो फेल हो चुकी। हाँ, देखिए न्यूक्लियर डील के बारे में 2 चीजें बोलनी पड़ेगी। एक तो ईरान का शांतिपूर्व जो रिक्वायरमेंट है, पीस टाइम रिक्वायरमेंट है कि न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए बिजली पैदा करने के लिए, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रांस ने मदद की थी शुरुआती दौर में जी। उसके लिए शायद कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये आ रही है कि पश्चिमी देशों को या अमेरिका को लग रहा है, मोसाद को लग रहा है, CIA को लग रहा है, खासतौर से पिछले 10 साल में, ईरान एक न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है जी। अब इसका कोई एविडेंस नहीं है,
IAEA की टीम पिछले 10 साल में 11 बार ईरान में इंस्पेक्शन के जा चुकी है। उनकी जो लास्ट रिपोर्ट है उसमें भी वो इतना ही कह रहे हैं कि उन्होंने यूरेनियम 235 का परिशुद्धिकरण कर लिया है 60%। अब 60% यूरेनियम से आप न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते हैं, 90% प्योरिटी वाला चाहिए। और ईरान ने बार बार सरकारी बयान में ये कहा है कि वह न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है। शायद यह बात सत्य भी हो, क्योंकि ईरान एक न्यूक्लियर हथियार बना के करेगा क्या? क्या इजराइल परपेचुइटी में हमेशा हमेशा के लिए ईरान का दुश्मन है? नहीं। आज एक बार इजराइल ईरान विरोधी गतिविधियों को बंद कर दे, यानी उनकी जो मोसाद है, जाके मोसाद जब भी बेरोजगार होती है वो जाके एक ईरानियन जनरल को कहीं पे मार देती है। पिछले 10 साल में 14 को मार दिया। मोसाद को जब भी कोई काम नहीं होता है वो जाकर कहीं पे एक ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को या किसी भी बुद्धिजीवी को मार देते हैं। पिछले 10 साल में कोई 8 को मार दिया। तो अभी वो प्रिसीजन स्ट्राइक क्यों नहीं हो रहे सर? अभी भी तो देवनाथ साहब, अभी भी तो प्रिसीजन स्ट्राइक हो सकता है खामेनी पे, कि वो सच में बंकर में छुपे हुए हैं। हाँ, हो सकता है। देखिए, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अपने को शाबाशी दे रहे हैं जब से वो वेनेजुएला में उन्होंने मदुरो को हाईजैक किया। वहां स्थिति जरा अलग थी। देखिए, कराकास जो है समुद्र के पास था। पिछले 3 महीने से अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में था। हेलीकॉप्टर डेल्टा फोर्स के कमांडर्स के साथ गए, 11 मिनट में निकोलस मदुराई के महल में पहुंच गए, उसको